इतने सारे सब्जेक्ट सर हमारे पेंडिंग चल रहे हैं कि जब मैं एक किताब खोलता हूं तो ऐसा लगता है कि एक विशाल काय सिलेबस मेरा इंतजार कर रहा है। और बैकलॉग के लिए ना आपको कोई अलग से कोई स्पेशल दिन नहीं चुना कि आज मैं बैठ के अपने सारे बैकलॉग क्लियर करूंगा, नहीं। और अगर इनमें ज्यादातर आंसर यस है तो आपको ये टॉपिक को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा फॉलो करने लगोगे ना तो आपकी जो सिलेबस करने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, जो हमने पढ़ा है उसको पेपर तक याद रखना है, यानी अपने दिमाग में रिटेन करके रखना। दिसंबर खत्म हो गया लेकिन अभी तक हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। अकाउंटेंसी में प्रो राटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अभी तक मैच नहीं हो रही। बीएसटी की केस स्टडी ऊपर से चली जाती है। इकोनॉमिक्स का जो ग्राफ होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, थ्योरी होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी तक समझ नहीं आए। एडिशनल सब्जेक्ट और इंग्लिश का तो छोड़ ही दो सर, आज तक किताब ही नहीं खोली। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही सवाल चलता है कि क्या हमारा सिलेबस एग्जाम तक पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इतने सारे सब्जेक्ट सर हमारे पेंडिंग चल रहे हैं कि जब मैं एक किताब खोलता हूं तो ऐसा लगता है कि एक विशाल काय सिलेबस मेरा इंतजार कर रहा है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। मैं तो मानता हूं हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल अनुसार अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप स्लो हो। और ज्यादातर बच्चे स्लो इसलिए नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, नहीं, यू आर टू मच कैपेबल टू डू दिस। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाई करनी स्टार्ट की है या जो पढ़ाई करते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं है। हम हर एक चीज को डेप्थ में करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पर डे एक टॉपिक, दो टॉपिक करते हैं, फिर बाय द एंड ऑफ द डे हमको लगता है कि भैया आज तो मैंने कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव किया नहीं, और फिर आप लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाते हो और फिर प्रेशर बढ़ जाता है, फिर आपको डर लगता है। तो अब देखो, टाइम बचा है बहुत ज्यादा कम, तो अब ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, अब है इफेक्टिव तरीके से पढ़ने से ज्यादा नंबर कैसे लेकर आएं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो मैंने अपने कई बच्चों को दिए हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली ये काम करती है अगर आप फॉलो करोगे तो। जिस तरीकों को फॉलो करके आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगी और मार्क्स तो भाई बहुत अच्छे ज्यादा आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये मेरी वीडियो की रीच सही बच्चों तक पहुंची है जो सीरियस हैं। अगर हाँ तो आप कमेंट में लिख दो आई एम सीरियस, और हम बढ़ते हैं अपनी पहली टेक्निक पर। तो मेथड नंबर 1 आता है बेटा कंप्लीशन मोड। अब इसको समझने से पहले एक हार्ड ट्रुथ को एक्सेप्ट करो कि सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब उसको परफेक्टली पढ़ना नहीं है। आपका सबसे पहला जो गोल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि एक फर्स्ट एक्सपोजर आपको पूरे सिलेबस का पता चल जाए। आपको हर एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और सारे न्यूमेरिकल्स अपने हाथ से नहीं लगाने, मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया है। आपको बस चाहिए हर एक चैप्टर का एक ऊपर से ओवरव्यू, हर एक क्वेश्चन, हर एक एडजस्टमेंट में पीएचडी करने मत बैठ जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने उठाया शेयर कैपिटल चैप्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक के एक आध दो चार आप क्वेश्चन लगा लोगे। अब इस कंप्लीशन मोड का जो मेन 2 सिंपल रूल्स है, सबसे पहले हर एक चैप्टर एक अलग समय मांगता है, तो सबसे पहले तो हर एक चैप्टर का एक समय अलॉटमेंट आपको देनी पड़ेगी। जैसे शेयर कैपिटल को फॉर एग्जांपल आप 2 से लेकर 3 दिन देते हो, लेकिन गुडविल को आप सिर्फ 2 घंटे में पढ़ोगे, समझ रहे हो। इसी प्रकार आप बीएसटी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग की बात करते हो तो उसको आप 2 दिन दे सकते हो। तो कहानी क्या है कि सबसे पहले तो आपको दिन अलॉट करने पड़ेंगे या टाइम अलॉट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो आपको करना है 1 शॉट। देखो, 1 शॉट जब आपके सामने आता है तो एक बारी आपको सब कुछ दिख जाता है कि इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटा है क्या। जैसे शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या है, अभी मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट अपलोड किया तो आपको पता चल जाएगा कि मोटा मोटा इसके अंदर टॉपिक क्या है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो चैप्टर अभी तक आपने नहीं छुआ और आगे उसका कोई यूज भी नहीं है, आगे मतलब आगे वाले चैप्टर्स में, तो अभी फिलहाल के लिए आप उसे स्किप कर सकते हो, या आप इतना उसको बेसिकली पढ़ लो कि आगे आने वाले चैप्टर में मुझे बाकी चैप्टर समझ में आ जाए। तो मतलब मोटा मोटा बात यह है कि आपको एक बारी कंप्लीट ओवरव्यू लेना पड़ेगा चैप्टर्स का। अगर ऐसा फॉलो करने लगोगे ना तो आपकी जो सिलेबस करने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब मेथड नंबर 2 पे बढ़ते हैं, उसका नाम है 3 फेज चैप्टर हैंडलिंग मेथड। देखो, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर को ना एक फिक्स फ्लो में पढ़ो। जब एक बारी फ्लो फिक्स्ड होता है ना तो कंफ्यूजन कम होती है और स्पीड इंक्रीज होती है। हर एक चैप्टर को सेम तरीके से पढ़ने से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट होने लग जाएगा। बस ये 3 फेजेस को आपको फॉलो करना है।
तो सबसे पहला फेज आता है बेटा हमारा स्कैन फेज, यानी ऊपर ऊपर से आपने पूरे चैप्टर को स्कैन कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंटेंसी का कोई चैप्टर की बात करें तो पहले देख लो इसमें कौन कौन से फॉर्मेट यूज होंगे, कौन कौन से बेसिक इसके अंदर एडजस्टमेंट्स हैं, कौन कौन सा बेसिक इसमें फॉर्मूलाज या ट्रीटमेंट लग रहा है। बीएसटी की बात करोगे तो हेडिंग सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं। देखो स्कैन फेज का मेन मोटिव आपको चैप्टर कंप्लीट कराना नहीं है, इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपको बस ये उम्मीद लगा के रखनी है कि आपको पूरे चैप्टर का एक हेल्दी ओवरव्यू मिल जाएगा, कि ताकि एक पता चल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगा कि आगे मुझे चैप्टर में पढ़ना क्या है। फेज नंबर 2 है एग्जाम ओरिएंटेड रीड। जब कोई टीचर आपको ये कहता है कि आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में जरूर आएगा, तो आपका फोकस ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब आपको हर एक चैप्टर को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, यानी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ और उसकी थ्योरी का रिलेशन समझो। बीएसटी के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो कीवर्ड्स ही देखता है। अकाउंटेंसी में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एडजस्टमेंट्स के ऊपर ज्यादा जाओ। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि आपको 40:60 रखना होता है। 40% जो काम है वो आप लिखित में करोगे, बाकी 60% काम आप ओरली करोगे। अकाउंटेंसी में एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता। एडजस्टमेंट के लॉजिक पे जाओ, क्योंकि पूरा का पूरा आपका पेपर वहीं से बनने वाला है। तो आपको मोटा चैप्टर के अंदर वो वाली चीजें ढूंढनी है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कैसे। इस फेज में आकर एक्चुअली आपका चैप्टर मार्क्स ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आप एग्जाम के लिए एक्चुअल में प्रिपेयर कर रहे हो। फेज नंबर 3 मेमोरी लॉक, यानी पढ़ने के बाद ना आपको किताब बंद करनी है और वहीं बैठकर 10-15 मिनट बाद आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मैं अब ये सारी चीजें खुद म खुद लिख सकता हूं। देखो जोन सी चीज से, देखो आपकी अंतरात्मा आपको कभी झूठ नहीं बोलेगी। जिन चीजों में आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ भाई वो वाले टॉपिक तो मैं बिल्कुल बिना किताब उठाए आराम से लिख सकता हूं, तो समझ लेना वाला टॉपिक तुम्हारा प्रिपेयर हो गया है, वाली एडजस्टमेंट वाला अकाउंट तुम्हारा प्रिपेयर हो गया है। लेकिन जहां पर तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज नहीं आ रही, तो समझ जाना कि वो वाला टॉपिक तुमको अब दोबारा मेहनत करनी है। अब उस वाले टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा समय ना लगाकर 10-15 मिनट अच्छे से उसको रिवाइज करो, कि ताकि आपकी मेमोरी में वो वाला टॉपिक भी लॉक हो जाए। इन तीनों फेज की वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो सिर्फ पढ़ी हुई नहीं रहेगी, आपको चीजें एक्चुअल में याद हो जाएंगी, और याद होने से चैप्टर पे कमांड हासिल होती है, और कमांड अगर आ गई तो प्रेशर ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाए। अब आते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पर, वो है सिलेक्टिव डेप्थ मेथड। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा तब होता है जब हम हर एक चीज को डेप्थ में पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को ये समझ के बैठकर पढ़ रहे हैं कि भैया ये तो हमारे एग्जाम में आएगा। लेकिन सत्य बात पता है क्या है, हर एक टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए हर एक टॉपिक को करने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या ये PYQs में आया है? क्या इससे न्यूमेरिकल्स या लॉन्ग आंसर बन सकते हैं? और क्या ये अगर इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इसको बिना किए मैं अगला टॉपिक समझ पाऊंगा? अगर इनमें से ज्यादातर का आंसर नो है, तो इसका मतलब है ये टॉपिक आपको ऊपर से पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है। और अगर इनमें ज्यादातर आंसर यस है, तो आपको ये टॉपिक को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और एग्जाम के लिए से पक्का करना पड़ेगा। देखो टॉपर्स और बाकी बच्चों में यही फर्क है, टॉपर्स इस चीज को समझता है कि वो अपनी एनर्जी, वो अपना टाइम उसी टॉपिक्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करता है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे 80-20 रूल जो हम पढ़ाते हैं। और जो स्लो बच्चा होता है ना, वो हर एक लाइन को इस तरीके से पढ़ रहा है बेचारा कि ये पेपर में आएगा। तो बच्चों जिस दिन अगर आप हर एक टॉपिक की डेप्थ डिसाइड कर लोगे ना, तो आपका सिलेबस कंप्लीशन ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाएगा। अब बताता हूं मेथड नंबर 4, बैकलॉग कंप्रेशन टेक्निक। बैकलॉग को देखते ही आपका स्ट्रेस इसलिए शुरू हो जाता है कि आपको लगता है कि बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए मुझे ज्यादा समय बैठना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन सच तो यह है, बैकलॉग का सॉल्यूशन टाइम बढ़ाना नहीं, कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन का सिंपल सा यही मतलब है कि बैकलॉग को डिटेल में पढ़ने की बजाय उसको एग्जाम यूजेबल बनाना। इसके लिए अप्रोच बिल्कुल सिंपल रखो। पहले तो चैप्टर का एक कंप्लीट ओवरव्यू ले लो, मेन टॉपिक को एब्जॉर्ब कर लो, और बिना कोई एनसीईआरटी, टीएस या डीके गोयल लगाए सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आ जाओ। वो कहां से करोगे? विनर सीरीज से। सीधा PYQs में आने का मतलब ये होता है कि पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर आपने वो क्वेश्चंस लगा लिए या वो क्वेश्चंस देख लिए, समझ लिए जो हमारे पास 10 साल में आए थे।
इससे आपका कॉन्फिडेंस इतना ग्रो हो जाएगा कि आपको लगेगा कि भैया जो अभी तक आया है पेपरों में वो मुझे आता है। देखो, इससे एक तो आपका टाइम बचता है और आपका चैप्टर जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो यूजफुल बन जाता है। और बैकलॉग के लिए ना आपको कोई अलग से कोई स्पेशल दिन नहीं चुना कि आज मैं बैठ के अपने सारे बैकलॉग क्लियर करूंगा, नहीं। बैकलॉग के लिए क्या होता है, आप जो अभी आपका फ्लो बना हुआ है चैप्टर का, उसी के बीच में ही आपको इसको इंटीग्रेट करना है कि ताकि आपका एक तो ना गिल्ट कम होता है और दूसरा प्रेशर कम होता है और धीरे धीरे आपका बैकलॉग कंप्लीट होने लग जाता है। अब बताता हूं मेथड नंबर 5, वो है एग्जाम मेमोरी बिल्डिंग मेथड। देखो, अब समय कम है तो हमारा सिलेबस लास्ट मोमेंट में जाकर खत्म होगा और उस समय सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जो हमने पढ़ा है क्या वो मेरे दिमाग में रिटेन हुआ है, यानी उसको रिटेन रखना। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, जो जो हमने पढ़ा है उसको पेपर तक याद रखना है, यानी अपने दिमाग में रिटेन करके रखना है। इसलिए अप्रोच बहुत सिंपल रखो, जो पढ़ा है उसे लिखने के एंगल से रिकॉल करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में लिखना होता है। साथ ही जब ये लिस्ट बना रहे हो या जब पढ़ाई कर रहे हो तो जो जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो ना, उनकी एक लिस्ट बना लो। अब इन मिस्टेक्स के ऊपर आपको काम करना है, इन मिस्टेक्स को आपको रिकॉल करना है, इनको पढ़ना है। जब आप अपने वीक एरियाज और मिस्टेक्स वाले एरियाज पे काम करते हो तो वो जो मेमोरी होती है ना, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। ये बात ध्यान रखना, तभी बचपन में मैडम जब एक स्पेलिंग मिस्टेक होती थी ना, उसको 10 बारी कराती थी तुम। फिर उस चैप्टर को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कॉन्फिडेंटली उस चैप्टर को साइड में रखकर आगे बढ़ सकते हो और इसी तरह आपका सिलेबस फास्ट पेस में कंप्लीट होता चला जाए। तो बच्चों, अगर आप इन सभी स्टेप्स को अभी से फॉलो करना स्टार्ट करना शुरू कर देते हो तो एग्जाम से पहले बड़े आराम से आपका सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पूरा हो जाएगा। टाइम कम जरूर है, लेकिन अगर प्रोसेस क्लियर है ना तो प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है। याद रखो, एक दिन में सिलेबस पूरा नहीं होता, रोज थोड़े थोड़े एफर्ट्स, डेडिकेटेड एफर्ट्स, प्लान्ड एफर्ट मानने से जरूर कंप्लीट होता है। तो आज से डिले करना बंद करो और एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। अगर ये 5 स्टेप्स आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगे हो, यूजफुल लगे हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि कर भला तो हो भला। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।